Good day students. Up to last lecture we completed Newton's फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। फिर उसके बाद मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स, पुल्ली सिस्टम और स्प्रिंग फोर्स, इसके बारे में मैंने आपको अलग अलग बिट बताए थे। आज के लेक्चर में हम लास्ट मॉड्यूल देखने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन का। इसके बाद हम फ्रिक्शन की ओर जाने वाले, और फ्रिक्शन में कुछ और नहीं रहता है, यही ब्लॉक सिस्टम, यही पुल्ली सिस्टम के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन उसमें हमें सिर्फ फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ता है। जो सरफेस हम एज्यूम करते हैं इन द फ्रिक्शन वो अब रफ सरफेस रहेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बताए थे मैंने आपको, उसमें सभी प्रॉब्लम्स में हमारा जो सरफेस था वो स्मूथ था, फ्रिक्शन लेस था, इस कारण प्रॉब्लम सॉल्व करना सिंपल था। अब यही क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही फैक्टर ऐड होने वाला है फ्रिक्शन का, जो हम अगले लेक्चर से लेने वाले हैं। ये लेक्चर में हम सिर्फ अब देखने वाले सूडो फोर्स और लैमिस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस बिट को हम। तो बिट देखना है हमें अब सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब इट इज द फिशियस फोर्स used to explain the motion of object in a non-inertial reference frames। ओके, मतलब जैसे आपको पता होगा, हम अगर बस से ट्रैवल करते हैं, एट द टाइम आपने देखा होगा अगर बस लेफ्ट में टर्न होता है तो हम कहाँ पर टर्न होते हैं? राइट में। ठीक है, तो जिस फोर्स से हम राइट में टर्न होते हैं उस फोर्स को सूडो फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स का ओरिजिन हम डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ से लगता है, और इसके ऊपर न्यूटन्स के लॉ ओबेज नहीं होते हैं, इस कारण ये सूडो फोर्स इसे कहते हैं हम। ओके, सूडो फोर्स मतलब नॉन रियल फोर्स होता है। रियली ये क्यों एग्जिस्ट होता है ये हम बता नहीं सकते, इस कारण इसे नॉन रियल फोर्स कहा जाता है। ओके, सो दिस फोर्स इज ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एंड इट इज ऑल्सो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब देखो आप, जिस एक्सेलरेशन से कोई चीज़ अगर आगे जा रही है तो उसके अंदर अगर एक किसी ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स एक्ट होता है तो उसी एक्सेलरेशन से वो चीज़ पीछे की ओर जाती है। जैसे हम इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, ये एक बस का एग्जांपल है या फिर एक व्हीकल है। ठीक है, कुछ भी आप इमेजिन करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक बस इमेजिन करो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस बस का एक्ट होने वाला है। तो इस बस के रूप पर हमने एक पेंडुलम को टाई किया है, तो जैसी बस आगे जाएगा इनर्शिया की वजह से पेंडुलम पीछे जाने वाला है। ओके, तो ये जिस एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है ये पेंडुलम, वो एक्सेलरेशन को और उस टाइप के जो फोर्स इसे पीछे ढकेल रहा है उसे सूडो फोर्स कहा जाता है। ओके, तो ए एक्सेलरेशन से अगर ये बस आगे जा रही है तो उतना ही ए एक्सेलरेशन इस पेंडुलम पर भी एक्ट होता है, जो इस पेंडुलम को पीछे की ओर पुश करता है। ठीक है, तो इसका एफबीडी अगर हम निकालते हैं इस पेंडुलम का, तो टेंशन टी सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, और उसके बाद यमे जो फोर्स क्रिएट होने वाला है सूडो फोर्स, उसे हम इस डायरेक्शन से एज्यूम करते हैं और उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg। तो ऐसा ये कुछ क्वेश्चन रहेगा, और इससे हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली सूडो फोर्स क्या होगा, और मोशन में उसको कंसिडर अगर हम करेंगे तो उसे कैसे कंसिडर करना है ये यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। अब ये पहला क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑफ द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a एज शोन इन फिगर, फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड आल्सो कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक रूप पर एक ट्रेन के एक पेंडुलम अटैच किया है जो थीटा डिग्री बेंड होकर पीछे की ओर जा रहा है ड्यू टू द सूडो फोर्स। ओके, तो सूडो फोर्स ये हमें इस डायरेक्शन में रहेगा, टेंशन टी इस डायरेक्शन में रहेगा इंक्लाइन, और उसको दो कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करते हैं। तो वर्टिकल के साथ एंगल यहाँ पर थीटा है। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली यहाँ से टेंशन का ये जो वाला जो एंगल रहेगा वर्टिकल के साथ ये भी थीटा रहेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। और उसके बाद देखते तो हम ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा रहेगा, ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, और नीचे के और उसका वेट एक्ट होगा mg। तो नीचे वाले कंपोनेंट को ऊपर वाला कंपोनेंट बैलेंस करेगा। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, लाइक दैट टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma। ओके, तो अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2/1 तो हमें मिलेगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू a/g। ओके, और थीटा अगर निकालना है हमें तो वो आ जाएगा tan इनवर्स a/g। तो इस फॉर्मूले से हम थीटा निकाल सकते हैं, और अबव इक्वेशन को अगर हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते हैं तो फाइनली आंसर मिलेगा हमें t इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट √a² प्लस g²। सो इस फॉर्मूले से आप टेंशन निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, और इस फॉर्मूले से आप थीटा निकाल सकते हो। दो ही चीज़ें हमें फाइंड आउट करने के लिए आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज so that the block of mass m kept on the wedge remains at rest। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो कितना एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इस वेज को, कि जो प्रोवाइड करने के बाद ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। आपको डेफिनेटली पता होगा ये इंक्लाइंड सरफेस है जिसके ऊपर हम स्मॉल मास रहने वाला ब्लॉक को प्लेस कर रहे हैं,
तो इंक्लाइन पोजीशन की वजह से ये ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा। ओके, तो कैपिटल एम मास रहने वाला जो वेज शेप है, ये ऐसे फोर्स से हमें इसे मूव कर रहा है कि इसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट होने के बाद स्मॉल एम मास के ऊपर उसका मोशन स्टेशनरी रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो देखो अब इस स्मॉल एम मास रहने वाले ब्लॉक का हम एफबीडी निकालते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का ऊपर की ओर रहेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर, उसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg। इसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने वाले हैं, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ओके, तो ये mg sin थीटा इसे नीचे पुश करने वाला है, जिसे हमें बैलेंस करना है। ये जो वेज का जो सूडो फोर्स एक्ट होगा वेज की वजह से, तो वो हमें इस डायरेक्शन में रहेगा। इमेजिन करो वेज अगर आगे की ओर जा रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट होगा स्मॉल एम मास रहने वाले ब्लॉक के ऊपर, और वो पीछे की ओर रहेगा स्मॉल एम इंटू ए। ओके, तो इसको भी हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, एम ए कॉस थीटा एंड एम ए साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल ये जो उसे ऊपर ढकेलने वाला फोर्स है, ये अगर बैलेंस करता है नीचे जाने वाले फोर्स के साथ, तो तभी ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। टू फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, सो ए इज इक्वल टू आएगा जी टेन थीटा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर ए, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं हम। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन द वेज फॉल्स फ्रीली। तो ऐसा कितना एक्सेलरेशन प्लेस करना होगा इस वेज को कि जिसके बाद ये ब्लॉक या मास रहने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल करने वाला है नीचे, डायरेक्ट जी एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा। तो ये केस देखना हमें, दोनों क्वेश्चन में देखो आप डायग्राम सेम है, सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग पूछा है। ओके, तो इस केस में हमें इक्विलिब्रियम में रखना था इस ब्लॉक को, अब इस केस में हमें ब्लॉक को फ्री फॉल करना है, जी एक्सेलरेशन से उसे नीचे ढकेलना है। तो एट दैट टाइम इस ब्लॉक को, इस वेज को कितना फोर्स हमें देना है वो हमें बताना है अब। ठीक है, तो देखो अब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, ऊपर की ओर कंपोनेंट ये एम ए फोर्स का जो रहेगा। अब देखो अगर हमें इसे नीचे ढकेलना है तो हमें इस ब्लॉक को इस ओर ढकेलना होगा पीछे की ओर, तो ये ब्लॉक सामने की ओर जाएगा। ठीक है, तो एम ए उसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट होगा, लाइक दैट। अगर हम थीटा डिग्री से इसे बेंड करते हैं एम ए को, तो उसका कंपोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा जो यहाँ पर रहेगा, और ऊपर रहेगा एम ए साइन थीटा, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ये आने वाला है। एम जी नीचे की ओर रहेगा, ओके, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट यहाँ पर एम जी कॉस थीटा रहेगा और यहाँ पर एम जी साइन थीटा रहेगा। बस इतना ये कंसेप्ट है। अब इस ब्लॉक को हमें जी एक्सेलरेशन से नीचे भेजना है, फ्री फॉल करना है इस ब्लॉक को। तो ब्लॉक तभी फ्री फॉल करेगा जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। तो एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई ये जो कंपोनेंट है एम ए कॉस थीटा, ओके, तो ये बैलेंस करेगा। तो ठीक है, देखो आप एम ए साइन थीटा ये जो कंपोनेंट है ये और एम जी कॉस थीटा इस कंडीशन में इक्वल एंड अपोजिट है, इस कारण ये एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो एट द टाइम हमें ए का वैल्यू मिलेगा जी बाय टेन थीटा। ओके, तो दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझ लो। यहाँ पर हमें ब्लॉक को फ्री फॉल करवाना था और यहाँ पर ब्लॉक को हमें इक्विलिब्रियम में रखना था। तो उस वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू जी बाय टेन थीटा। तो ये सूडो फोर्स का कंसेप्ट इतना ही है। इसके और भी कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चंस हायर लेवल के तब बनते हैं जब इसके अंदर हम फ्रिक्शन को ऐड करते हैं। तो इस कारण हम सबसे पहले फ्रिक्शन को देखने वाले हैं, बाद में फ्रिक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, और उसके बाद फिर हम मिक्सअप क्वेश्चंस लेने वाले जिसमें ऑल द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम पुट करने वाले। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा वो फ्रिक्शन की ओर रहने वाला है। ओके, तो इसके बाद एक लास्ट पीरियड इस सेक्शन का जिसका नाम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब आता है, देखो अब, इफ द सेवरल एक्सटर्नल फोर्सेस F1 F2 लाइक दैट Fn साइमल्टेनियसली अगर फोर्स एक्ट हो रहे किसी बॉडी पर, तो एट द टाइम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर बॉडी पर निकालना है तो ऑल द समेशन ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमें रोटेशनल मोशन में आता है, जहाँ पर हम समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो एज्यूम करते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, इस कारण समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू जीरो आएगा। तो लैमिस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो लैमिस थ्योरम याद रखना कब एक्ट किया जाता है, जब नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एट द टाइम हम लैमिस थ्योरम एक्ट करते हैं। लैमिस थ्योरम तभी एक्ट होता है जब एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट होते हैं, तो तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है हमें, देखो अब एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, F1 F2 और F3। तीनों का एंगल अगर देखते हैं तो हम यहाँ पर कुछ ए एंगल है, यहाँ पर कुछ बी एंगल है बिटवीन F1 एंड F3, एंड F1 और F2 के बीच में सी एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर दे तो देखो अगर F2 फोर्स में कंसिडर कर रहा हूँ तो उसके अपोजिट एंगल देखना बी है। ओके, इस कारण F2 बाय साइन बी ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा, लाइक दैट। अगर मैं F3 को कंसिडर करूँ तो उसके अपोजिट एंगल सी है,
तो इस कारण F3 बाय साइन सी आ जाएगा। और एक F1 को अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसका अपोजिट एंगल ए है, तो F1 बाय साइन ए, तो F1 बाय साइन ए इज इक्वल टू F2 बाय साइन बी इज इक्वल टू F3 बाय साइन सी। दिस इज कॉल्ड द लैमिस थ्योरम। ओके, तो इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद साइन रूल अगर हमें अप्लाई करना है तो ऐसे अगर 3 फोर्सेस एक्ट होते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तो एट दैट टाइम F1 बाय साइन अल्फा प्लस F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा इज इक्वल टू, ये इन्हें हमें इक्वेट कर सकते हैं, इसे साइन रूल कहा जाता है। तो ये साइन रूल की तरह ही लैमिस थ्योरम होता है। ओके, जिसका एक जस्ट अलग पार्ट रहेगा। लैमिस थ्योरम तभी अप्लाई करना जब एक ही पॉइंट पर 3 या 2 से ज़्यादा फोर्स एक्ट होते हैं, तो एट द टाइम हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी लैमिस थ्योरम के ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं। इन द गिवन फिगर ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन कैलकुलेट F1 एंड F2। तो ये डायग्राम दिया है और इसमें सभी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो F1 और F2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो जस्ट अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं, कुछ ऐसा रिजोल्यूशन होगा। ओके, तो ये सरफेस इंक्लाइंड है, ये पॉइंट देखो आप, इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्ट हो रहा है, जो ये फोर्स मैंने दिखाया। उसके बाद F1 एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके बाद 10 न्यूटन नीचे एक्ट हो रहा है, वो 10 न्यूटन यहाँ पर बताया। ठीक है, उसके बाद F2 यहाँ पर एक्ट हो रहा है। तो इस F2 को हमें 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है और उसका एंगल भी दिया आपको 60 डिग्री है। बाय यूजिंग डायग्राम एनालॉजी वी कैन इजीली कैलकुलेट द एंगल ऑफ F2। ओके, और ये जो एंगल है थीटा, वही एंगल रहेगा F2 और हॉरिजॉन्टल के बीच में, इस कारण यहाँ पर 60 डिग्री लिया। तो F2 को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, F2 cos 60 और F2 sin 60। तो ऐसे 2 कंपोनेंट में रिजोल्यूशन हुआ F2 का। लाइक दैट 10 न्यूटन को भी हमें रिजॉल्व करना है, तो 10 sin 60 और 10 cos 60 ऊपर की ओर आएगा, तो ऊपर का फोर्स बैलेंस करेगा नीचे के फोर्स को। तो आंसर आएगा, देखो आप, समेशन ऑफ एपेक्स मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हम करते हैं तो 10 sin 60 बैलेंस करेगा F2 cos 60 को। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया है हमने। ओके, और फाइनली हमें आंसर मिला है। ओके, सो इन एक्स डायरेक्शन समेशन ऑफ एपेक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर F1 और 10 sin 60 एक्ट हो रहा है, सो F1 प्लस 10 sin 60 इज इक्वल टू F2 इंटू cos 60 आ रहा है। तो cos 60 और sin 60 का वैल्यू पुट कर दिया, फाइनली हमें एक इक्वेशन मिला 2F1 माइनस F2 इज इक्वल टू -10√3। गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स किया, आप समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करना है, तो वो क्या आएगा, देखो F2 sin 60 प्लस 10 cos 60 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर मिला F2√3 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 और F2 का वैल्यू मिल गया 10/√3 न्यूटन। तो ये वैल्यू F2 का यहाँ पर पुट कर दो, तो हमें F1 का वैल्यू मिल जाएगा -10/3 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द टेंशन T1, T2 एंड T3 इन द मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। तो जस्ट लैमिस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दिया, एंगल दिए थे उन्होंने, तो उनके बीच के एंगल निकाले बिटवीन T1 T2, T2 T3 और T3 T1 के बीच में। ओके, और जस्ट यहाँ के टेंशन को T1 से इंडिकेट किया, यहाँ के टेंशन को T1 से, और नीचे T3 रहेगा। तो T1 बाय साइन 150 इज इक्वल टू T2 बाय साइन 120 इज इक्वल टू T3 बाय साइन 90। ओके, तो तीनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद T1, T2 और T3 के वैल्यूज़ मिल गए हमें। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, अ बर्ड ऑफ मास स्मॉल m परचेस एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज शोन बाय T इज इक्वल टू mg बाय 2 sin थीटा। एज्यूम दैट ईच हाफ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसा कुछ बर्ड बैठा है और यहाँ पर भी वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर भी थीटा कर रहा है। तो इमेजिन करते हैं हम स्ट्रिंग के बीच में टेंशन T रहेगा दोनों तरफ से, तो ऊपर का जो टेंशन रहेगा वो 2T sin थीटा रहेगा, इन दोनों टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा रहेगा। तो 2T sin थीटा इसको ये बैलेंस करेगा अब mg को, तभी वो बर्ड इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस कारण 2T sin थीटा इज इक्वल टू mg आ जाएगा, तो T का वैल्यू मिलेगा mg बाय 2 sin थीटा। ओके, तो इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द बॉक्स ऑफ वेट 10√3 न्यूटन इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम with the help of two strings OA and OB as shown in the figure 1. The string OA is horizontal. Find the tension in the both the string. ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर हमें 0 एज्यूम करना है। तो इस कंडीशन में देखो आप, TB को हमें 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, TB sin 60 एंड TB cos 60। तो TB cos 60 माइनस TA इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 देना है। लाइक दैट समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स भी कर लेते हैं हम। तो TB sin 60 बैलेंस करेगा 10√3 को,
तो टी बी साइन 60 इज इक्वल टू 10√3 आ जाएगा। ओके तो फाइनली इसे सॉल्व करने के बाद टी ए और टी बी का वैल्यू मिल जाएगा हमें 10 न्यूटन 20 न्यूटन। ओके लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इफ़ यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए ऑन द वॉल एंड हेंस द ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रिंग ओ ए without altering the orientation of the string OB as shown in the figure second, what angle should be the string OA make with the wall so that the minimum tension is developed in it। तो मिनिमम टेंशन डेवलप करने के लिए कितना एंगल OA को हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो निकालना है। तो मिनिमम टेंशन यहाँ पर निकालना है। देखो B फिक्स है, पहले OA हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था और उसे निकाल कर हम क्या कर रहे हैं अब ऊपर की ओर थीटा डिग्री एंगल से उसे कुछ हम हैंग करने वाले हैं। तो कहाँ पर उसका मिनिमम टेंशन रहेगा थीटा डिग्री एंगल पर, तो वो थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और वो टेंशन भी हमें निकालना है ए का। ठीक है, तो देखो अब ऐसा कुछ हम इसका रिजोल्यूशन करते हैं। इस डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल पर टी बी टेंशन रहेगा, इस डायरेक्शन में टी ए रहेगा। ठीक है, और उसका एंगल यहाँ पर थीटा रहेगा वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो ऊपर टी ए का कॉम्पोनेंट रहेगा टी ए कॉस थीटा और नीचे के डायरेक्शन में रहेगा टी ए साइन थीटा। लाइक दैट टी बी को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। टी बी साइन थीटा ऊपर की ओर रहेगा और टी बी कॉस थीटा नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन में 10√3 है। तो समेशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर करते हैं हम तो टी बी कॉस 60 माइनस टी ए साइन 60 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स कर देते हम। सो टी ए कॉस थीटा प्लस टी बी साइन 60 माइनस 10√3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग अगर हम करते हैं 1 और इक्वेशन 2 का तो हमें टी ए का वैल्यू मिलेगा 10√3 डिवाइड बाय √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमें अब टी ए का वैल्यू मिनिमम कंडीशन में निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम टेंशन कितना कब होगा, जब ये नीचे वाला जो फैक्टर है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि टी ए को ये जो फैक्टर है, देखो आप अच्छे से देखना मैं क्या बता रहा हूँ आप, टी ए ये जो इक्वेशन है √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये वैल्यू नीचे का डिनोमिनेटर का मैक्सिमम हो गया तो टी ए का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो टी ए का वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए हमें तो √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए हमें। ठीक है, तो इसका हो कर कितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और कॉस थीटा का भी 1। तो इसका आंसर आ जाएगा √3। ओके, √3 + 1। ओके, तो इस कारण इसका अगर हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड का अगर हम स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका तो √3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट √2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 2। ओके, तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो फाइनली आंसर हमें टी ए का मिल जाएगा 5√3। तो ये रहेगा फाइनल आंसर, दिस इज द मिनिमम टेंशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू।